नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और इस टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। क्लास 10th क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस नज़रिए से आप पढ़ेंगे और समझिए कि ये पेपर में छप चुका है। तो आइए हम लोग समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। एक एक इसमें आप जो भी इसमें हेडिंग्स हैं इनको जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। हाँ, एक चीज़ है, अगर यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए, ऑलरेडी हम यहाँ पे जो इसका डायग्राम है इसको हमने बना रखा है, इसका स्ट्रक्चर जो बना रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं इसके बारे में भी मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, ठीक ना। बस हम लोग यहाँ पे क्या करना है, समझना है एक एक चीज़ों को, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है नर जनन तंत्र, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे क्या कि सिस्टम क्या है, क्या होता है तंत्र। सिस्टम का मतलब तंत्र क्या होता है, ठीक ना। तो तंत्र का मतलब है कि जब एक साथ कई अंग मिलकर के काम करते हैं ना, तो उसको तंत्र बोला जाता है, सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। जैसे बात करें हम कि अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर में जो माउस होता है, कीबोर्ड होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो सभी चीजें क्या है, एक साथ मिलकर के काम करती हैं, तब जाकर के वो कंप्यूटर चलता है, ठीक ना। तो क्या है, उनमें जितने भी काम करने वाले हैं और एक साथ काम करते हैं ना, तो एक साथ काम करते हैं, उसमें जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं मिलकर के, तो उसको आप बोलते हैं क्या, सिस्टम, ठीक ना। उसी प्रकार हमारे बॉडी में बहुत से अंग हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को चलाने का काम करते हैं, सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं और सभी एक समान काम करते हैं, ठीक ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये एक तंत्र का काम करते हैं। तो हम बताएंगे यहाँ पे कि वे सभी अंग जो सम्मिलित रूप से मिलकर के एक साथ काम करते हैं, तो उनको बोला जाता है तंत्र या सिस्टम, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पे समझेंगे नर जनन तंत्र। अब इसको हम पूरा जानेंगे कि नर जनन तंत्र वाकई में होता क्या है, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी डिफिनीशन को हम देखते हैं। जो यहाँ क्या है, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन कहलाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनन कोशिका, ठीक ना, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। तो ये क्या है, नर जनन तंत्र का डिफिनीशन है, परिभाषा है कि नर जनन तंत्र वाकई में होता क्या है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। हमने नीचे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी मजेदार है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे हम पहले यहाँ पे जो देखिए एक एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो मतलब जो भी हम नामे यहाँ पे रखे हुए हैं, सबका पहले हम नाम बताते हैं आपको। देखिए, इसमें जो फर्स्ट टाइम हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो आप ये गोल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको वृषण बोला जाता है। और वृषण किस में पाया जाता है, तो वृषण कोश में पाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे फिर इधर सीसन है, मूत्र मार्ग है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, मूत्राशय है, मूत्र नलिका है, शुक्राशय है, शुक्रवाहिनी है, मलाशय है, गुद्दा द्वार है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक को पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे देखिए, वाकई में देखिए, जिनको नहीं पता वो क्या समझते हैं कि जो पेनिस होता है यही हमारा क्या है, जनन, मुख्य जनन अंग है, ठीक ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पेनिस जो है आपका ये मुख्य जनन अंग नहीं है, ठीक है। आज से ये आप भ्रम दूर कर लीजिएगा कि जो पेनिस है वह यानी सीसन जो ये आप देख रहे हैं, ये मुख्य जनन अंग नहीं होता है, ठीक ना। चलिए हम बताते हैं, अभी जब इसकी नंबर आएगा तो मैं वहां पे आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या काम करता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पहला हमारा टॉपिक, यहाँ पे जो पहला जो इसका हेडिंग रहेगा क्या रहेगा,
वृषण। तो वृषण क्या होता है इसको जानिए। वृषण को इंग्लिश में टेस्टिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्टिज, ठीक ना। तो ये पुरुषों में इनकी संख्या 2 होती है। टेस्टिज की संख्या पुरुषों में 2 होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो दोनों टांगों के बीच में पाया जाता है, ठीक ना। यानी आप यहाँ पे ध्यान से समझे इस बात को कि जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे जो टेस्टिज दिखाया गया है, इसको आप वृषण बोल रहे हैं। तो ये वृषण की संख्या मेल में 2 होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो यह बताएंगे कि दोनों टांगों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, फिर इस वृषण को यहाँ पे अगर हम बात करें तो वृषण ये अंदर पाया जा रहा है, देखना ना, ये वृषण क्या है? अंदर है। और ये बाहर से क्या है? इसको प्रोटेक्ट करने वाले यहाँ पे क्या है? लेयर है, ठीक ना। और ये प्रोटेक्ट करने वाले का क्या नाम होता है? वृषण कोश, जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। स्क्रोटम या इसी को इपिडिडाइमस भी बोला जाता है या अधिवृषण बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो वृषण होता है, ठीक ना, तो वृषण ही क्या करता है? यहाँ पे टेस्टिज का जो आपका टेस्टिज है यही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक ना। और इसमें एक हार्मोन पाया जाता है, इसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसको आप टेस्टोस्टेरॉन के नाम से जानते हैं। क्या? टेस्टोस्टेरॉन। यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक ना। यही क्या करता है पुरुषों में, यही पुरुषों में क्या करता है? जो उसका जनन अंग होता है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। यानी जो बच्चा अभी किशोरावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसमें मेन जो भूमिका होता है इस टेस्टोस्टेरॉन का होता है, ठीक ना। इसके वजह से क्या हो जाता है? चेंजिंग आने लगता है। और ये क्या करता है? यही इसको उत्तेजित करने लगता है, किसके? शुक्राणु बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो टेस्टिज होता है, इस टेस्टिज की हम बात करें तो इस टेस्टिज के बाहर एक परत पाया जा रहा है। इस परत को आप बोल रहे हैं वृषण कोश। यानी जो वृषण कोश होता है, स्क्रोटम होता है, ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर। यानी टेस्टिज इज लोकेटेड इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जो आपका जो टेस्टिज होता है, वृषण होता है, यह वृषण कोश में पाया जाता है। यह एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। और जो वृषण होता है वो क्या करता है? टेम्पोररी फॉर्म में शुक्राणु को अपने पास रखता है, ठीक ना। और देखिए सबसे अहम बात यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि टेस्टिज कहाँ पाया जाता है। तो क्या बताएंगे? टेस्टिज कहाँ पाया जाता है तो बताएंगे कि टेस्टिज वृषण कोश में पाया जाता है, या आप इंग्लिश में बताएंगे स्क्रोटम बोलेंगे, या आप अधिवृषण भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अधिवृषण में भी इसको दोनों नाम से जाना जाता है, वृषण कोश या अधिवृषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वृषण कोश को स्क्रोटम, और अधिवृषण को बोला जाता है इपिडिडाइमस, ठीक है। देखिए फिर ये बात आती है कि आखिर टेस्टिज शरीर के बाहर ही क्यों पाया जाता है। फिर ये बात आती है कि आखिर टेस्टिज शरीर के बाहर ही क्यों पाया जाता है। तो देखिए जो टेस्टिज होता है हमारे शरीर की जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। क्या काम करता है? तो ये टेस्टिज जो क्या है बाहर इसलिए पाया जाता है क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। देखिए ये हमेशा ऐसे नहीं पाया जाता है। जब बच्चा गर्भ में पलता है तो 7 महीने तक जो टेस्टिज होता है वह पेट के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है, ठीक है। ये जो टेस्टिज होता है ये 7 महीने तक वो भ्रूण में ही, मतलब जब भ्रूण में रहता है बच्चा, ठीक ना, तभी वो कहाँ रहता है? उसके पेट के अंदर रहता है। फिर वो बाहर बाद में आता है जब आफ्टर 7 मंथ, ठीक ना। यानी जब 7 महीने के बाद उसका समय जब आ जाता है बर्थिंग का, यानी पैदा होने का, उस दौरान उसमें बाहर आ जाता है, ठीक ना। देखिए ठंड के मौसम में आप फील करते होंगे कि जो आपका टेस्टिज होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसको भी ठंड लगता है तो उसकी वजह से वो पेट के पास चला जाता है, क्योंकि पेट में गर्मी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? वो ठंड से बचने के लिए कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक ना। वहीं गर्मियों में आप देखते हो कि नीचे तरफ वो क्या हो जाता है?
चला जाता है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और गर्मी से बचने के लिए क्या करता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक ना। चलिए फिर यहाँ पे देखिए जो ये टेस्टिज है, फिर बात आती है कि जो टेस्टिज है अगर इसकी संख्या 1 रहे तो क्या इंसान जी सकता है? बिल्कुल। अगर हमारे बॉडी में टेस्टिज की संख्या अगर 1 रहे तो भी इंसान जी सकता है। ठीक है। हाँ, उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसकी एक आंखें चली जाती है, अगर एक आंख से दिख रहा है तो क्या व्यक्ति नहीं जी रहा है? बिल्कुल जी रहा है। ठीक ना। दिखेगा लेकिन उसके मतलब जिसके पास दोनों आंखें उस प्रकार से उसको नहीं दिखेगा। ठीक ना। थोड़ा कम उसको फील होगा लेकिन जिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है उसका एक कान खराब है तो दूसरे कान से सुन रहा है। ठीक ना। तो क्या मर गया? नहीं, वो भी जी रहा है, अपनी लाइफ को भी क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। जैसे अब फिर बात करते हैं किडनी की। किडनी हमारे बॉडी में 2 है। ठीक ना। लेकिन अगर एक किडनी खराब हो जाता है तो भी क्या होता है, व्यक्ति दूसरे किडनी से जीता है। ठीक ना। लेकिन हाँ, उस तरह से नहीं जीता है जिस तरह जीना चाहिए। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं जो टेस्टिज है, तो क्या टेस्टिज में अगर इसमें संख्या 1 हो जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए व्यक्ति जिएगा, ये जायज़ सी बात है, लेकिन क्या होगा, जो स्पर्म बनने की संख्या रहेगी वो घट जाएगी, क्योंकि दोनों टेस्टिज में क्या होता है, स्पर्म बनता है। जिससे स्पर्म की मात्रा ज़्यादा होती है। जब स्पर्म की मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ पे बच्चे पैदा होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जब ये टेस्टिज खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो एक ही टेस्टिज काम करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे व्यक्ति की जो बाप बनने की जो कैपेसिटी है वो चीज़ खत्म हो जाती है, वो उसके अंदर नहीं रह पाती है, बिकॉज लेस अमाउंट में क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है। ठीक है। तो जितना स्पर्म चाहिए उतना नहीं बन पाता है, इसलिए ये क्या होता है, व्यक्ति जिएगा लेकिन ये बाप नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो टेस्टिज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर बात आती है, जैसे मान लीजिए कि जो टेस्टिज है एक किस में नहीं पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे जो टेस्टिज है वो टेस्टिज एलिफेंट में नहीं पाई जाती है, यानी हाथी में नहीं पाई जाती है। टेस्टिज किस में नहीं पाया जाता है, तो टेस्टिज किस में नहीं पाया जाता है, तो टेस्टिज हाथी में नहीं पाया जाता है। ठीक ना। और चलिए फिर हम बात करते हैं, आप देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा है वृषण कोश भी हमने बता दिया आपको। फिर यहाँ पे शुक्रवाहिनी, यानी यहाँ पे देखिए शुक्रवाहिनी, यानी जिसको आप वास डिफरेंस बोलते हैं। ठीक ना। वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस क्या करता है, यहाँ पे समझिए। वास डिफरेंस क्या होता है, ये शुक्राणुओं को क्या करता है, ढोने का काम करता है, स्थानांतरित करने का काम करता है। ठीक है। यह क्या करता है, एक द्रव का फॉर्मेशन करता है जो स्पर्म को आगे तक पहुंचाने में वो मदद करता है। ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है शुक्राशय। शुक्राशय, हाँ एक चीज आप समझिए, देखिए जो शुक्रवाहिनी है ये, इसको आप इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, वास्ट डिफरेंस। इसी नस को काट दिया जाता है ना, इसी नस को काट दिया जाता है तो पुरुषों में नसबंदी बोला जाता है। पुरुषों की नसबंदी में कौन सा नस काटा जाता है, तो आप बताएंगे शुक्रवाहिनी वाला, जिसको आप वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस। जब इसको आप काट देंगे, ठीक ना, तो क्या होगा, ये आगे की तरफ स्पर्म आगे की तरफ जाएगा नहीं और पेनिस के थ्रू ये फिर बाहर जाएगा नहीं, तो फिर किसी फीमेल को प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं होगा। ठीक ना। तो आप उसको क्या बोलते हैं, तो वैस्कोटॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नसबंदी को वैस्कोटॉमी। जब यहाँ पे वैस को काट दिया जाता है तो वैस्कोटॉमी बोला जाता है। ठीक ना। यानी यही नस काटा जाता है, पुरुषों की जब नसबंदी होती है तो काट करके और इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जब टेस्टिस क्या करता है, इस स्पर्म को बनाता है ना, तो यहाँ से रिलीज होने का जो चांस होता है तो आगे जाता है, लेकिन पूरा यहाँ तक नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कनेक्शन ही काट दिया जाता है। यहाँ पे कनेक्शन काट दिया जाएगा, जाहिर सी बात है कि आगे सप्लाई नहीं होगी, तो आगे सप्लाई नहीं होगी तो चांस ही नहीं है। ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे शुक्राशय होगी। अब देखिए यहाँ पे शुक्राशय, यहाँ पे क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है, और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स जो होता है वो यानी शुक्राशय, इसमें जाकर के स्पर्म काफी समय तक रहता है और क्या करता है, स्पर्म को पोषण भी प्रदान करने का काम
करता है। कौन? सेमिनल वेसिकल्स। याद रखिएगा, शुक्राशय क्या करता है? टेस्टिज को, जो टेस्टिज स्पर्म को बनाया रहता है ना, उस स्पर्म को क्या करता है? अपने पास रखता है, ठीक ना, कुछ दिनों तक रखता है और इसको क्या करता है? पोषण देने का भी काम करता है। ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से स्पर्म बनता है तो वैस्को यानी जो वास्ट डिफरेंस है वहां से होते हुए स्पर्म कहाँ आ जाता है? यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से होते हुए कहाँ आता है? यहाँ पे देखिए मूत्र मार्ग में, ठीक है ना। मूत्र मार्ग से होते हुए कहाँ चला जाता है? सीसन, और सीसन के थ्रू क्या हो जाता है? ये फिर बाहर चला जाता है, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक एक चीजों को अब हम यहाँ पे देखेंगे पूरे अच्छे से, ठीक ना। अभी तक तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा था कि एक एक का काम क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला हम बात करेंगे यहाँ पे कि वृषण क्या है, यानी टेस्टिज क्या है, ठीक है। ठीक है, टेस्टिज यह नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। ये पुरुषों में जो नर जनन तंत्र है उस सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? वृषण होता है, जिसको आप टेस्टिज बोलते हैं। और इस पुरुषों में इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। याद रखिए, कितनी होती है? 2 होती है। देखिए, इसमें टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। जो टेस्टिज होता है उसमें टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो क्वेश्चन आता है कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन पाया जाता है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोला जाता है एंड्रोजन। क्या बोला जाता है? एंड्रोजन। याद रखेंगे, टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है तथा इसकी संख्या 2 होती है। यानी वृषण की जो संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो वृषण होता है यही क्या करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने किसको समझा? एक को समझ लिया हमने, टेस्टिज, ठीक ना। चलिए, दूसरा अब हम लोग यहाँ देखते हैं, जो दूसरा है वृषण कोश यानी स्क्रोटम। स्क्रोटम को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम क्या है? इपीडिडाइमस। इपीडिडाइमस याद करेंगे, आप रिपीट करेंगे, इपीडिडाइमस। जब इसे आप कई बार बोलेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगा। या आप स्क्रोटम भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में आप वृषण कोश भी बोल सकते हैं, या आप इसको अधिवृषण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो अधिवृषण, या आप जो वृषण कोश बोल रहे हैं, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, जिसमें टेस्टिज क्या होता है? स्थिर होता है, पाया जाता है, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि इसे अधिवृषण भी कहा जाता है। वृषण कोश को क्या कहा जाता है? अधिवृषण भी कहा जाता है, ठीक ना। यह एक थैलीनुमा संरचना होता है, ठीक ना, एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें टेस्टिज जाके स्थिर रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है? वृषण कोश टेस्टिज को प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग का जो स्किन दिख रहा है ना, क्या कर रहा है? ये हमारे जो अंदर के पार्ट्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यह टेस्टिज को क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है, बचाने का काम करता है बाहरी आघातों से, ठीक है। चलिए, अब जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ रहा है वीडियो बहुत अच्छे से, ठीक ना। आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि इसी में वृषण पाया जाता है, ठीक ना। यानी हमने बताया आपको कि अधिवृषण में ही वृषण पाया जाता है तथा इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक ना। अधिवृषण में जो शुक्राणु, जो टेस्टिज होता है ना, वृषण होता है, वही वृषण क्या करता है? यहाँ पे आपके यहाँ पे जो मेन जो चीज है वो शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक ना। तो ये चीजें हो गई। चलिए, तो हमने किसको पढ़ा? वृषण को पढ़ा। वृषण, तो वृषण आप समझ लिए कि वृषण एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिज होता है। टेस्टिज क्या करता है? तो टेस्टिज क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक ना। और ये अधिवृषण काम क्या करता है टेस्टिज के लिए? तो टेस्टिज को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको, जो स्पर्म बनता है ना, इस स्पर्म को भोजन देने का काम कौन कोशिका करती है? तो याद रखिएगा, सर्टोली कोशिका करती है। यानी शुक्राणु को पोषण कहाँ से मिलता है? तो सर्टोली। क्या नाम रखेंगे आप उसका? सर्टोली। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए क्या नाम इसका रखा है? सर्टोली।
सर्टोली कोशिका, ठीक ना, क्या नाम है, सर्टोली कोशिका पोषण देने का काम करता है किसको, तो शुक्राणु को, शुक्राणु को, ठीक है, हो गया। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग किसको जान लिए, वृषण कोश को जान लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके अंदर हमने आपको बताया वृषण, और इसके बाहर जो चीज थी ये थी वृषण कोश, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो तीसरी हेडिंग हो यहाँ पे है वो क्या है। यहाँ पे देखिए जो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है, नली के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी यानी शुक्राणु को ढोने वाली वाहिनी, शुक्राणु को ढोने वाली नलिका, उसको आप बोलते हैं शुक्रवाहिनी, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हैं वास डिफरेंस। आइए देखते हैं वास डिफरेंस क्या होता है। तो वास डिफरेंस यानी यह वृषण तथा वृषण कोश में बने शुक्राणुओं को शुक्राणु तक ले जाने का काम करता है। देखिए फिर मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, यह वृषण तथा वृषण कोश में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। कौन, वास डिफरेंस। तो याद रखिएगा वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी यानी शुक्राणु को ढोने वाली नलिका को शुक्रवाहिनी कहा जाता है, शुक्रवाहिनी कहा जाता है। यही पुरुषों में नसबंदी के समय इसी नस को काट दिया जाता है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है वैस्कोटॉमी। जब वैस को काट दिया जाए तो इसको वैस्कोटॉमी बोला जाता है, ठीक है। चलिए कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं बताऊं कि जब वो नसें काट दी जाती हैं तो नसों को बांध दिया जाता है, और जब टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है तो वह वैस्कोटॉम जो वैस डिफरेंस होता है वह क्या करता है, स्पर्म को लेकर के आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि उसका मार्ग वहीं पे अवरोध कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म आगे नहीं जाता है, यानी सीसन में नहीं जाता है। और सीसन मैथुन क्रिया के दौरान सीसन फिर वो क्या होता है नेक्स्ट, यानी फीमेल के अंदर जो उसके यूट्रस होता है, उसके वेजाइना होता है, उसमें नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे कोई चांसेस नहीं बनता है प्रेग्नेंट होने का, ठीक है। इसलिए वहाँ पे नसबंदी कर दिया जाता है। चलिए फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा, इस जो ट्यूब थी इसके बारे में आप जान लिए, यानी आप किसके बारे में जान लिए, शुक्रवाहिनी के बारे में जान लिए। तो तीन चीजें आप जान लिए, पहला जाने वृषण, दूसरा जाने वृषण कोश, और तीसरा आप जाने किसको, शुक्रवाहिनी को। अब आइए हम लोग जानते हैं, अब किसको जानेंगे हम लोग, तो शुक्राशय को, यानी सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं इसको जानेंगे। यानी जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, तो सेमिनल वेसिकल है, ठीक है ना, सेमिनल वेसिकल है जिसको आप शुक्राशय बोलेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं सेमिनल वेसिकल क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चौथा नंबर का जो है शुक्राशय, यानी इंग्लिश में आप बोलेंगे सेमिनल वेसिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेमिनल वेसिकल, याद रखेंगे इंग्लिश नाम। यह एक ग्रंथि होती है, जो सेमिनल वेसिकल होती है क्या होती है, एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक रहता है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी क्या करता है इसमें, ये शुक्राणु को लंबे समय तक रखता है, और यही इसको क्या करता है, पोषण देने का काम भी करता है। तो शुक्राणु आकर के कहाँ पे स्टोर रहते हैं, तो आप बताएंगे सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि यह शुक्राणु शुक्राशय द्रव को बनाता है, क्या करता है, द्रव को बनाता है। जो स्पर्म जो शुक्राणु निकलता है ना टेस्टिस से, जाता है किसके थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ जाता है, शुक्राशय में, यानी सेमिनल वेसिकल में जाता है। सेमिनल वेसिकल में जाने के बाद से क्या होता है, वहां पे वह द्रव को एक बनाता है, जो द्रव क्या करता है वहां पे जो शुक्राणु होता है ना उसमें मिल करके और उसको क्या काफी और चिकनाहट प्रदान करता है, और ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे यह शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। यही सेमिनल वेसिकल क्या करता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, जिसकी वजह से शुक्राणु सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, बहुत आराम से रहता है, क्योंकि उसको खाने पीने का मिलता है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, आपको भी कहीं खाने पीने को मिले तो आप भी कहीं रह सकते हैं। जस्ट वही उसी प्रकार ये भी क्या है, जो शुक्राणु है ये सेमिनल वेसिकल में काफी दिनों तक रहता है, क्योंकि इसको क्या करता है, खाना भी साथ में देता है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग जाने किसको, शुक्राशय को। चलिए तो आपने देखा कि क्या क्या देखा आपने, कि जो टेस्टिस है
टेस्टिज किसमें पाया गया? वृषण कोष में, वृषण कोष में। और वृषण कोष में ही टेस्टिज ने क्या किया? स्पर्म को बनाया। स्पर्म कहाँ गया? वास डिफरेंस से कहाँ गया भाई? तो वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ चला गया? शुक्राशय में। अब आगे क्या है इसको देखते हैं। चलिए, इसमें उसके बाद हम देखेंगे मूत्रवाहिनी, यानी जो हमारा यहाँ पे 5वां स्टेप है वो है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी यानी इसको आप बोलेंगे यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, जो पेनिस देख रहे हैं ना, पेनिस के बीच में एक ट्यूब आया रहता है, ठीक ना। और एक किससे? शुक्राशय से होकर के आता है। और इस शुक्राशय में देख रहे हैं आप यहाँ पे पेनिस में एक पाइप सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको आप मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे मूत्र मार्ग क्या काम करता है। देखिए, यह मूत्र तथा शुक्राणु को बाहर निकालने की एक नली होती है। यह मूत्रवाहिनी क्या करता है? जब यहाँ से देखिए सेमिनल वेसिकल्स में आता है शुक्राणु, तो वहां से शुक्राणु को आगे तक ले जाने का काम कौन करता है? तो मूत्रवाहिनी करता है, ठीक ना। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी किसको कहेंगे? जो मूत्र को धोने का काम करेगा उसको मूत्रवाहिनी कहेंगे। लेकिन एक चीज और है इसमें कि ये क्या करता है? ये शुक्राणु को भी आगे तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे रहा क्या? यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग क्या होता है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो यहाँ पे हेडिंग है टॉपिक का, वो कौन है? 6 नंबर में है पेनिस, जिसको आप बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं? सीसन। ये 6वें नंबर का है सीसन। सीसन क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए, सीसन क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो यहाँ से और यहाँ तक का है, ठीक है। इसके बीच में आप देखिए मूत्रमार्ग पाया जा रहा था, और जो आउटर पार्ट है ये क्या है? सीसन है, इसको आप पेनिस बोलते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं पेनिस का वर्क क्या होता है। देखिए यहाँ पे है, पेनिस क्या है? यह बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है। जो पेनिस होता है बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है, और ये कहाँ होता है? दोनों टांगों के बीच में होता है, और इसके जस्ट नीचे टेस्टिज पाया जाता है। टेस्टिज के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? ये सीसन पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे यह बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है, यानी हमारे बॉडी से बाहर होता है, जो एक नली के रूप में होता है, जो एक पाइप के रूप में होता है, ठीक ना। क्योंकि इसके बीच में क्या पाया जाता है? मूत्रमार्ग पाया जाता है। तो देखिए, जो मैथुन क्रिया तथा शुक्राणु को योनि के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। मैथुन क्रिया के द्वारा जब शुक्राणु सेमिनल वेसिकल से होते हुए आगे आता है तो मूत्र मार्ग में आता है, और मूत्र मार्ग को क्या करता है? वो मूत्र मार्ग के थ्रू जो शुक्राणु बाहर निकलते हैं, तो वहां पे जो मेन काम करता है पेनिस काम करता है। तो पेनिस क्या करता है? जो मैथुन क्रिया तथा शुक्राणु को योनि यानी फीमेल की योनि के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये सीसन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जो 7वां नंबर का है, यहाँ पे है एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जिसको आप बोलेंगे यहाँ पे क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि। यानी ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करता है इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि, इसमें एक तरल चिपचिपे पदार्थ का श्रावण होता है, ठीक ना। क्या होता है? ये क्या करता है? एक चिपचिपे तरल पदार्थ का श्रावण करता है, जो क्या करता है? हेल्प करता है आगे तक इस शुक्राणु को आने में, ठीक है। तो ये रहा। अब यहाँ पे देखिए एक है यहाँ पे मूत्र नलिका, जिसको यूरेटर बोलते हैं। तो ये कहाँ से? ये पाइप जुड़ी होती है कहाँ से? किडनी से। किडनी जब क्या करता है? वेस्टेज को बाहर करता है, तो इसी मूत्र नलिका में आता है, ठीक ना। और इसके थ्रू यहाँ पे आता है मूत्राशय में, और यहाँ से क्या हो जाता है? मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक ना। तो ये रहा आपका नर जनन तंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक रहा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखिए पूरा, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।